बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल सेंटर का इस साल का 2022 का हम फिजिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि जो इसके एमसीक्यूज है मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। सो मेरे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। देखिए 0 ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, अब जब हम आंसर देखते हैं तो तमाम आंसर के अंदर हमें के नज़र आ रहा है, इसका मतलब है केल्विन में कन्वर्ट किया है। तो हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में +273 करते हैं। तो कर लीजिए, 0 का मतलब है 0 सेल्सियस का ना, उसमें +273 करें तो 0 + 273 तो 273 के। तो ये सीधा सीधा सा बड़ा आसान सा एमसीक्यू है हमारे पास। तो 273 के आगे कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द गैसेज रिमेन इन द गैसेज स्टेट। गैस रहती है, एक्सर्ट नो प्रेशर, कोई प्रेशर अप्लाई करती है, एंड हैव जीरो वॉल्यूम, और कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो एब्सोल्यूट जीरो वो जगह होती है, वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये सारा काम होता है। ठीक है, तो आंसर इज एब्सोल्यूट जीरो। ये मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर किए थे ना, सॉल्व किए थे, और मैंने बहुत सारी बातें टेक्निक्स बताई थी, चैप्टर 11 के भी थे, उसमें आप देख लीजिएगा काफ़ी चीज़ें से अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से होने वाले हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर यानी आप हीट नहीं दे रहे लेकिन पिस्टन मूव करके ऊपर जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो सवाल ये पिस्टन कैसे मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी यूज करके वर्क कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये भी मैंने स्टूडियो में डिस्कस किया था, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो आप प्लीज़ एक वीडियो को देख लीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। पर मॉलिक्यूल होता तो 3/2 kT होता, लेकिन क्योंकि पर मोल लिखा है तो 3/2 RT हो जाएगा। बस ये दोनों में फ़र्क है, पर मॉलिक्यूल हो तो K होता है और पर मोल हो तो हमारे पास R होता है। कह रहा है इफ 5 माइक्रोफेरेड एंड 7 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज में अपॉन करके ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? तो आप क्या करें कि जनाब अली इसको कैलकुलेटर से कर लें। तो जब अपॉन करते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन सम करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास 5 7 प्रोडक्ट है और सम है 5 + 7। सो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2.9 आ रहा है। तो द 2.9 माइक्रोफेरेड, दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है। ओके जनाब, आगे वो कह रहा है डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ द टू पॉजिटिव चार्ज बाय 1/2। चार्ज के दरमियान सेपरेशन अगर आप हाफ कर दें तो सेपरेशन यानी के एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R पे स्क्वायर है, अगर आपने हाफ किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और रिवर्स करेंगे तो 4 टाइम। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो 4 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन नहीं दिया, अगर वो दे देता तो ये एक और मुश्किल एमसीक्यूज हो जाता, मतलब 4 टाइम इंक्रीज 4 टाइम डिक्रीज, अगर ये 2 हो जाते, लेकिन बहरहाल उसने थोड़ा आसान करके दिया हुआ। पॉइंट इज प्लेस एट ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। इफ द स्फीयर इज प्लेस बाय द क्यूब ऑफ 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम। गॉसियन सरफेस की कोई भी शक्ल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फ्लक्स है अगर वो स्फीयर के सेंटर में भी 0 है तो इसका मतलब ये कि उस स्फीयर की जगह क्यूब आ जाए तो उस वहाँ पर भी क्या होगा? 0। तो नॉट चेंज, फ्लक्स विल नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होना, जो 0 है वो 0 ही रहेगा। ओके, नंबर 8 में कह रहा है द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E और V के दरमियान रिलेशन अगर देखें तो V = E डॉट डेल्टा R। तो E और डेल्टा R दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई अगर 0 को आप R से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज 0। सो इट इज़ 0। ओके, next is a resistor carries a current of current I। okay, resistor में से करंट I जा रहा है, पावर डेसिपेशन हमारे पास कितनी है? P है, जो पावर खर्च हो रही है P है। कह रहे हैं पावर डेसिपेशन बताएं इफ द सेम रेजिस्टर कैरीज ए करंट ऑफ 3I। अगर करंट 3 टाइम बढ़ा दें तो पावर डेसिपेशन के देयर आर 3 फॉर्मूलाज, P = VI, P = I²R और P = V²/R। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पावर की जो रिलेशनशिप है वो करंट बता रहा है और रेजिस्टर बता रहा है, I और R बता रहा है। तो जो रिलेशनशिप बन रही है वो I²R बन रही है, तो I पर करने स्क्वायर। तो जब उसने करंट 3 टाइम इंक्रीज किया, 3I किया, तो 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जो पावर है वो 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। आई बिलीव से समझ में आ रही होगी, आसान सी बात है। कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रो है स्ट्रेच सच वे दैट डायमीटर रिड्यूसेस टू हाफ। डायमीटर हाफ हो गया ओरिजिनल वायर का। द न्यू रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टिविटी जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात नहीं है, डायमेंशन की बात है, तो रिमेन्स सेम। मेरे हिसाब से तो ये सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी। तो 1 ohm और 5 ohm को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सिंपल प्लस, तो 1 + 5 6।
तो एक्चुअली समझ ऐसे समझें कि ये 1 और 5 ओम नहीं लगा बल्कि 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और वोल्टेजेस कितने हैं, वो भी 6 वोल्ट हैं। तो करंट कितना होगा, तो करंट अगर हम निकालें I = V/R, V 6 है और R भी, इन दोनों को प्लस किया तो 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया हमारे पास 1, तो 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा। अब आप ये बोलेंगे कि 1 ओम और 5 ओम से पूछ रहे हैं, अरे भाई सीरीज में करंट सेम रहता है, तो चाहे वो 1 ओम बोले या 5 ओम बोले, जो आंसर आया वो आंसर 1 ओम के लिए 5 ओम के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, सो करंट हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 1 एम्पियर होगा, राइट। नंबर 12, द पाथ ऑफ द न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, या एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो पाथ किसका चेंज होता है, जो कि चार्ज पार्टिकल होते हैं। सो मूविंग नॉर्मल टू, तो नॉर्मल का मतलब है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इस वक्त जो ऑप्शन मैं देख रहा हूं, तो हमारा आंसर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन हम ये कहते हैं, डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और कॉइल मूव करती है, मोटर में कॉइल होती है। अरे भाई कॉइल तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी होती है, गैल्वेनोमीटर को भी करंट देते हैं तो वो ट्विस्ट कर जाता है। तो अगर हम टेक्निकली या फिजिक्स की बात करें तो जो ऑप्शन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक मोटर गैल्वेनोमीटर, दोनों सही ऑप्शन है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर एक बताएं, तो मैं अगर इंटरमीडिएट के जहन से बात करूं, फिजिक्स के हिसाब से बात नहीं करूं, तो इलेक्ट्रिक मोटर है, लिहाजा गैल्वेनोमीटर से हटा देते हैं। बट कन्फ्यूजन ऐसे एमसीक्यूज बनाते वक्त एहतियात करनी चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। इट ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज, ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ये पढ़े ना डेफिनेशन। स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, किसको, इनपुट वोल्टेजेस को, तो वोल्टेजेस को बढ़ाता है या कम करता है। सो गेम इज अबाउट द वोल्टेजेस। ओके, I = C/BNA into theta to increase the sensitivity of galvanometer V must decrease। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ाने पड़ते हैं, ए भी बढ़ाना पड़ता है। डिक्रीज कह रहा है तो ले दे के जो रह जाता है वो सी रह जाता है। आई और थीटा के वो इंडिपेंडेंट है ये दोनों। ओके, अ सिंगल डिवाइस कंटेनिंग एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर क्या कहलाती है। एम मीटर का ए ले लें, वोल्ट मीटर का वी ले लें, ओम मीटर का ओ ले लें, तो ए वी ओ, तो इसको हम कहते हैं एवोमीटर, ठीक है, एवोमीटर कहते हैं। अभी हम इसको मल्टीमीटर कहते हैं आज के दौर में, दिस इज कॉल्ड मल्टीमीटर। ब्रिज इज यूज टू मेजर, अगर आपने प्रैक्टिकल की हो तो मीटर ब्रिज के जरिए आपने अननोन रेजिस्टेंस मालूम की थी। ओके, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 1/, एक लगा बंदा हमारे पास फॉर्मूला है, √μ0ε0। ये पिछले साल के एमसीक्यूज में आया था, वहाँ भी सॉल्व कराया था। सैचुरेटेड वेपर कूल डाउन बिलो द ड्यू पॉइंट इनटू सुपर सैचुरेटेड वेपर में क्या करते हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर का ये है, तो हम फ़ौरन से जो हमारा पिस्टन था उसको नीचे लेके जाते हैं लीवर के जरिए। सो वी आर इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन है, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग एनी हीट, तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, सिंपल इज दैट। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर, कहने का मतलब है पी टाइप मटेरियल में कौन से चार्ज होते हैं, ये कहना चाह रहा है, मेजॉरिटी कैरियर कौन से चार्ज होते हैं। वैसे तो मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर इतनी ज़्यादा टेक्निकल बात मेरा नहीं ख्याल के चैप्टर 16 में बच्चे पढ़ते होंगे। तो बहरहाल जो पी टाइप मटेरियल है उसमें होल्स होते हैं, और होल्स ही होते हैं तो मेजॉरिटी मतलब बड़ी तादाद में होल्स हैं। तो वेव लेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का जो वेव लेंथ होती है वो डी ब्रॉय ने बताई थी, और वो लैम्डा H/mv है। ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना चाहता, सीधे सा एमसीक्यू था, इससे डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दिया, ठीक है। mv की जगह पे p भी लिखा हो सकता है, बी केयरफुल। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास अनडिफाइन हो जाता है। इन्होंने इन्फिनिटी लिखी है, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने इन्फिनिटी लिखा है, सिंबल इन्फिनिटी का, बट फॉर फिजिक्स वी से दिस इज अनडिफाइंड, गूगल प्लैक्स हो जाता है, वी कैन नॉट डिफाइन इट, ये टेक्निकल बात है। लेकिन चूंकि सिंबल इन्फिनिटी का बना तो मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ, और तो कोई ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड लिखना चाहिए था। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट्स इट। ओके, बाकी जब घूम रही होती कोई चीज़, रोटेट करे, वाइब्रेटरी मोशन, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं होते। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कॉजिंग, अब यार इसको ठप्पा इधर ही लगाना था, कॉजिंग, एक मिनट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन,
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डबल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लाइट आके मेटल प्लेट पर टकराती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो जो लाइट टकरा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये हमने पढ़ा है। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिंपल आइंस्टाइन की अगर आप इक्वेशन यूज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में उसने लिखा था कि वो H कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट था, तो इट इज़ डबल। कोई फैक्टर्स नहीं थे ऐसे कि इंक्रीज फैक्टर, कोई फैक्टर वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए इन पर मैं नहीं जा रहा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप बाय हैवी मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस एक्स रेज कहलाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन टकराया हैवी मेटल के साथ और वो रुक गया, और उसमें से ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होती हैं, तो आंसर इज एक्सरे। डायरेक्ट एक्सरे की डेफिनेशन है, आसान एमसीक्यूज में। ओके जी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइन में जो इमिट होती है लाइमन सीरीज में अंदर, वो कौन सी रीजन में होती है, तो लाइमन जो होता है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट होता है, ये याद करना है। कुछ ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा सा रट्टा लगा लेते हैं कि लाइमन, बामर, पेस्टियन, ब्रैकेट, फन। तो लाइमन सबसे पहला अल्ट्रावायलेट है, तो अल्ट्रावायलेट से नीचे आए तो बामर। तो अल्ट्रावायलेट के अगर हम स्पेक्ट्रम भी याद करें, नीचे वाला स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल, तो बामर सीरीज विजिबल के लिए। और विजिबल से नीचे अगर हम आते तो इंफ्रारेड है, तो बामर के बाद पेस्टियन, ब्रैकेट, फन, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड के लिए। ओके, ये मैं पहले ही बात बता चुका हूँ, लेकिन अभी जस्ट क्विक रिवीजन। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड फॉर द लेजर प्रोडक्शन, अगर आपने तस्वीर देखी हो, हम 3 एनर्जी लेवल बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लिखा हुआ है द मिसिंग पार्टिकल क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बैलेंस होती है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 14 और 4 तो 18 बने हैं, और अगर एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर होता है ना, ऊपर एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक नंबर है 7 और 2, तो कितना हो गया 9। तो यहाँ पे देखो ऊपर है 14 और 4 18, तो यहाँ 17 है, तो यहाँ जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा 1। अभी याद रखो एटॉमिक मास कितना होगा 1। नीचे चूंकि एटॉमिक नंबर है तो 7 और 2 9, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ 8, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए 1। तो ऊपर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। वो किसका होता है, एटॉमिक अल्फा पार्टिकल का तो 4 और नीचे 2 होता है। इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक मास नहीं होता, एटॉमिक नंबर हो सकता है। न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं है, एटॉमिक मास होता है। तो प्रोटॉन, इसका एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर क्योंकि चार्ज पार्टिकल है 1, तो द आंसर इज प्रोटॉन। आई बिलीव सो, समझ में आ रही होगी बात। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जो मास का डिफेक्ट आता है उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें, सीधी सीधी डेफिनेशन उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। आई बिलीव सो, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ, एटॉमिक नंबर किस में इंक्रीज करता है, देखें अगर अल्फा डिके, अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों कम हो जाते हैं। बीटा डिके ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पॉजिटिव बीटा डिके है तो एटॉमिक मास -1 होता है, नेगेटिव बीटा डिके है तो एटॉमिक मास +1 होता है। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों की बात करनी चाहिए, लेकिन आप देखें तो उसने बात नहीं की, उसने डायरेक्ट बीटा रेडिएशन लिखा हुआ है, तो मैं इसको बीटा रेडिएशन लिख देता हूँ। लेकिन ये एमसीक्यू मेरे लिहाज से थोड़ा सा अधूरा है और इसको मज़ीद टेक्निकल और मज़ीद मुश्किल बनाया जा सकता है अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा पार्टिकल की बात करें। यानी अगर यहाँ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल दोनों आ जाते तब आपका जवाब क्या होता है, ये है सवाल। तो चूँकि उसने कहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है किसमें, Z +1 की बात हो रही है, और जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है +1 होता है तो वो नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो बीटा रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ देयर इज ए कन्फ्यूजन। तो लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू जो कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं बीटा रेडिएशन ही सही है। दिस डिवाइस इज यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल विजिबल, पाथ आयनाइजिंग पार्टिकल के विजिबल पाथ बन जाए, बड़े ही क्रिस्मेटिक किस्म की और बड़ी ही दिलचस्प किस्म की तस्वीरें बनाता है। हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर, चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए नजर आ रहे होते हैं, पूरा स्पार्क बन रहा होता है। सो दिस इज विल्सन क्लाउड चैम्बर। इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर, एक ख़ास जगह पे एक ट्यूमर है, उसको आप सही करना चाहते हैं, उसका इलाज करना चाहते हैं, तो नैरो बीम इस्तेमाल करनी है। तो कोबाल्ट 60 की बात हो रही है, तो मैं कोबाल्ट 60 की अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट 60 जो ज़्यादातर अपनी रेडिएशन कोबाल्ट 60 से निकलती हैं वो गैमा होती हैं। तो ये आखिरी जवाब होना चाहिए, कोबाल्ट गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज।
कोबाल्ट बीटा भी करता है, इलेक्ट्रॉन भी इमिट करता है, लेकिन चूंकि हम अपने इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं तो गैमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप नेट पे जाके सर्च कर रहे होंगे देन यू विल कंफ्यूज, और अगर आप इंडियन वेबसाइट देख रहे होंगे तो कन्फ्यूजन में प्लस प्लस हो जाएंगे कि आप बोलेंगे वो तो बीटा भी कह रहे हैं और गैमा भी कह रहे हैं, बट फॉर हमारी जो इंटरमीडिएट की बुक लिखी है मेरा ख्याल है वहाँ गैमा ही होगा। सो दैट्स इट, आई बिलीव सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि आप उसकी डिटेल और उसमें जो वेरिएशन है उसमें मत जाया करें, डायरेक्ट जवाब बता दिया करें। तो मैंने कोशिश की है अपनी टेक्निक से हट के डायरेक्ट ज़्यादातर जवाब बताऊं। बट इवन इफ़ यू फील कि देयर इज़ एनी क्वेश्चन और देयर इज़ एनी क्यूरी और यू आर कंफ्यूज एट सम पॉइंट, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिएगा मुझे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।